नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है फल। अरे मुन्ना, देख तो रसोई में से आज तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कहीं बड़की बहू हलवा तो नहीं बना रही है? मैं नहीं जाऊंगा अम्मा। कल ही ताई जी ने बहुत डांट लगाई थी जब मैं ताऊ जी के कहने पर चाय का जूठा बर्तन रखने किचन में गया था। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनकी रसोई में आए। अरे तू डरता क्यों है? जाकर कह देना कि थोड़ा सा हलवा अम्मा को भी दे दो। बहुत इच्छा हो रही है हलवा खाने की। और वैसे भी मैं सास हूँ तेरी ताई जी की। कुछ भी कहो अम्मा, मैं तो नहीं जाऊँगा। आपको हलवा खाने की इच्छा हो रही है तो दोपहर को माँ जब घर पर आएंगी तब आपके लिए बनवा दूंगा। अरे इच्छा तो अभी हो रही है और तू दोपहर को बनवाएगा? अपनी दादी की बिल्कुल बात नहीं मानता। इतना कहकर अम्मा उदास होकर दूसरी तरफ मुँह करके लेट गईं। अम्मा को उदास देखकर 12 वर्षीय दीपक का भी मन नहीं लगा। आखिर हिम्मत करके अपनी ताई जी की रसोई की तरफ चल दिया। उसे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसकी ताई जी ने उसे घूर कर देखा। क्यों आया है यहाँ पर? क्या चाहिए तुझे? ताई जी, वो अपनी ताई जी को यूं घूरता देखकर एक बार तो दीपक की जुबान भी हलक में ही अटक गई। पर अम्मा का उदास चेहरा ध्यान में आते ही फिर हिम्मत जुटा करके बोला, ताई जी, वो अम्मा को हलवा खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। अगर आपने बनाया है तो थोड़ा सा दे दो। वो थोड़े से हलवे से ही खुश हो जाएंगी। कोई हलवा नहीं बना है यहाँ पर? तुझे शर्म नहीं आती? कल इतना डांटा था फिर भी चला आया मुंह उठाकर। और वो तेरी अम्मा, उनके हाथ पैर कब्र में चले और हलवा खाने की इच्छा हो रही है। जाकर कह दे कुछ नहीं है मेरे पास। इतनी ही इच्छा हो रही है तो अपनी छोटी बहू से बनवा कर खाएं। चल भाग यहाँ से। दीपक चुपचाप अपना सा मुँह लेकर के आ गया। पर बड़ी बहू इतनी जोर से चिल्लाई थी कि अम्मा के कानों में उसके चिल्लाने की आवाज़ साफ सुनाई दे गई थी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा की आंखों में आंसू देखकर दीपक बोला, अम्मा तू रोती क्यों है? कहा ना दोपहर को माँ जब घर वापस आएंगी तो मैं तेरे लिए हलवा बनवा दूंगा। तू फिक्र ना कर। अम्मा कुछ बोल ना पाई, बस दीपक के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगीं। पर रह रहकर उन्हें अपनी बीती बातें याद आने लगीं। ये वही अम्मा हैं जो कभी दीपक और उसकी माँ से बहुत नफरत किया करती थी। अम्मा के दो बेटे थे, नीरज और धीरज। पैसे टके के मामले में भी कोई कमी नहीं थी। नीरज का विवाह जहाँ ममता के साथ हुआ था, वहीं धीरज ने अम्मा की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रमिला से प्रेम विवाह किया था। बस यही बात अम्मा को खटक गई थी। उन्होंने जहाँ ममता को सिर आंखों पर बिठाया, वहीं प्रमिला को कभी भी अपनाया नहीं। ममता के दोनों बच्चों को अम्मा सिर आंखों पर बिठाए रखती, वहीं दीपक के सिर पर कभी भी प्यार से हाथ नहीं रखा। जब दीपक 5 साल का था तो एक एक्सीडेंट में धीरज की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो अम्मा जी ने प्रमिला को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अम्मा जी और ममता ने मिलकर प्रमिला को नौकरानी ही बनाकर रख दिया। आखिर थक हार कर प्रमिला ने अपने स्वाभिमान के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली, जिस पर भी ममता और अम्मा ने काफ़ी बखेड़ा खड़ा किया था। पर इस बार प्रमिला झुकने को तैयार नहीं हुई तो उसने घर छोड़ दिया। जब जग हंसाई हुई तो प्रमिला और दीपक को घर वापस तो ले आए, पर घर के पिछले हिस्से में 2 कमरे दे दिए रहने के लिए। फिर भी अम्मा और ममता के स्वभाव में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। आए दिन वो प्रमिला को परेशान करने के कोई न कोई तरीके जरूर ढूंढती रहती। पर कहते हैं ना, वक्त की गति न्यारी होती है। आप अपने कर्मों का फल इसी धरती पर हासिल करते हो। एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय अम्मा का पैर फिसल गया और वो गिर गईं। उसके बाद तो अम्मा आज तक पूरी तरह से खड़ी ना हो पाईं।
आज भी लाठी टेक कर ही चलती हैं। 2 दिन तो जैसे तैसे ममता ने सेवा चाकरी की, पर 2 दिन बाद ही अम्मा जी को प्रमिला के पास यह कहकर छुड़वा दिया कि वह भी इस घर की बहू है। अम्मा के लिए उसके भी कुछ फर्ज हैं, साथ ही थोड़ा बहुत खर्चा देकर अपने फर्ज से इतिश्री कर ली। तब से अम्मा प्रमिला और दीपक के पास ही हैं। जिन पोते पोतियों को इतना लाड़ लड़ाया, वो भी अम्मा से मिलने नहीं आते, और जिससे हमेशा गुस्सा रहे, आज वहीं बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं। आज अम्मा को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। बस इतना ज़रूर है कि आज अपनी छोटी बहू और अपने पोते के लिए दिल से दुआ ज़रूर निकलती है। पर अब अम्मा को पूरा विश्वास हो चुका था कि उनके मरने के बाद प्रमिला और दीपक को प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसलिए वे ठान चुकी थी कि मरने के पहले ही दोनों को उनका हिस्सा दिलवा दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने अपने बड़े बेटे नीरज से बात की, और वे बंटवारा जल्द से जल्द चाहती थी। उस समय तो नीरज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब घर जाकर उसने अपनी पत्नी से बात की, तो उसकी पत्नी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थी। पर अब अम्मा अपना मन गाढ़ा कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद में बड़की बहू अम्मा के पास दौड़ती हुई आई और ज़ोर से बोली, अम्मा यह क्या तमाशा है? आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या, जो अभी से प्रॉपर्टी का बंटवारा करने में लगी हुई हो? अरे बहू, मैं कौन होती हूँ तुम पर विश्वास ना करने वाली? मुझे तो मेरे बेटे पर विश्वास नहीं है कि वह मेरे मरने के बाद मेरे छोटे बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी और बेटे को देगा। तेरे लिए तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अरे तो आपका बड़ा बेटा मेरा पति भी है, उसके लिए क्या मैं ना बोलूँगी? अच्छा, पर मैं तो भी तो तेरे उसी पति की अम्मा हूँ जिसकी सेवा चाकरी तुझसे ना हुई। तूने ही तो मुझे छोटी बहू के पास भेजा था, ये कहकर कि वो भी तो बहू है, उसे भी अपनी सास की सेवा करनी चाहिए। तो भैया ऐसा है कि जब जिम्मेदारी दोनों की, तो फल भी दोनों का होना चाहिए। जब सेवा छोटी बहू करे, तो मेवा अकेली बड़ी बहू को क्यों? इसलिए 2 दिन के अंदर अंदर यह बंटवारा होगा। किसी को कोई भी एतराज़ हो तो मेरे से आकर बात कर सकता है। समझी तुम? तुम्हें तुम्हारे हिस्से से अलग नहीं कर रही हूँ, पर जिसका जो हिस्सा है वो उसको मिलेगा ज़रूर। बस यह मेरा आखिरी फैसला है। प्रॉपर्टी मेरी है तो फैसला भी मैं ही करूँगी। समझ गई या और समझाऊँ? अम्मा का यह रूप देखकर बड़की बहू के मुँह से बोल ना फूटा, और वो वहाँ से चुपचाप अपना सा मुँह लेकर चलती बनी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।